बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात करवानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने ओहदेदार, पुराने कारकुन और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहिए एक जियाले से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं। मेरी मुराद है जनाब मियाँ मोहम्मद अयूब। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एडवाइज़र भी रहे, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के एडवाइज़र भी रहे। आजकल इनके पास अहम ज़िम्मेदारियां हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि उनकी पार्टी कहां स्टैंड करती है और आने वाले वक्तों में क्या करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मियाँ साहब, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया हमें। मियाँ साहब, आपकी पार्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत अरूज था। फिर हमने देखा कि असम्बलियों के अंदर उसकी जो नुमाइंदगी थी वो बहुत हद तक ख़त्म होने के करीब चली गई। फिर लोगों ने उसके ऊपर बहुत से सवालात उठाने शुरू कर दिए कि शायद ये आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर से मैं ये कहूँ कि उस पार्टी के अंदर फिर जान पड़ी और आज हम देखते हैं कि असम्बलियों के अंदर और बाहर दोनों जगहों पे हम देखते हैं। असम्बलियों के अंदर की जब हम बात करते हैं तो ऐवान इक़्तिदार की बात करते हैं, तो हमें हर जगह पीपल्स पार्टी बराबर का हिस्सा लेती हुई और उसकी नुमाइंदगी मौजूद नज़र आती है। तो ऐसा एक तो ये मुझे बताइए कि क्यों कर ऐसा मुमकिन हो सका और वो क्या वजूहत थी जिनकी वजह से पार्टी डाउनफॉल का शिकार हुई, और आने वाले वक्त को इस कामयाबियों का सिलसिला जो है जारी रखने के लिए पार्टी क्या प्रोग्राम रखती है? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। माजी में बड़े बड़े जाबर, डिक्टेटर, हुक्मरान आए, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की। भुट्टो शहीद को फांसी लगा दिया गया कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी। फिर क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने संभाल ली। फिर उनका मर्डर कर दिया गया जी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया जा सके। फिर उसकी क़यादत आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने संभाल। फिर उसके बाद आजकल क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हाथ में है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमहूरी पार्टी है और कोई पार्टी की आप मिसाल नहीं दे सकते। सही। और चारों सूबों में नुमाइंदगी मौजूद है। चारों सूबों में हमारी नुमाइंदगी मौजूद है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के अंदर अच्छी नुमाइंदगी है। इस वक्त भी हमारी 2 सूबों में हुकूमत है जी। प्रेसिडेंट हमारा है, सेनेट का चेयरमैन हमारा है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हमारा है। तो गिलगित, कश्मीर और बल्तिस्तान में भी हमारी हुकूमत रही है माजी। बिल्कुल ठीक। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, मगर कुछ फोर्सेस जो पाकिस्तान में जमहूरियत के पौधे को चढ़ने नहीं देती। पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। पूरा पार्टी शहीदों की पार्टी है, कुर्बानियों की पार्टी है। तो ये सियासत में, जमहूरियत में अप डाउन आते रहते हैं। एक पार्टी की हुकूमत आती है, दूसरी ने अपोजिशन में बैठना होता है। तो हमने हमेशा अवाम की राय का एहतराम किया है, मगर कभी भी मैं समझता, मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान में फेयर फ्री इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है। और जिस वक्त भी पाकिस्तान में फेयर फ्री इलेक्शन हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे मुल्क से क्लीन स्वीप करेगी। और पाकिस्तान को मैं समझता इस वक्त नए टैलेंट, नए ब्लड की ज़रूरत है, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सूरत में, शक्ल में मौजूद है। और पिछली जो PDM की हुकूमत थी, पाकिस्तान दिवालिया हो चला था, ग्रे लिस्ट में था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फॉरेन मिनिस्टर बन के पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। जी। अभी भी ये जो हुकूमत बनी है, हमारी मदद के बगैर हुकूमत कोई भी नहीं बन सकती, यकीनन ऐसे ही है। मगर हमने सिर्फ जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, मुल्क कौम के लिए कुर्बानी दी। अगर हम चाहते हैं तो हुकूमत नहीं बननी थी, मगर हमने कहा क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ही, जो पाकिस्तान क्राइसिस में हुआ, फंसा हुआ दरिया में, समुद्र में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसे निकालने की कोशिश की है। तो अभी भी हमने ये समझा कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सबको मिलकर चलना चाहिए। ज़रदारी साहब की तो मफाहमत के बादशाह उन्हें लोग कहते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से अभी तक हम हुकूमत में शामिल नहीं हुए, मगर अगर ज़रूरत पड़ी, हम समझेंगे कि ये इनसे मुल्क नहीं चल रहा, तो फिर इनकी मदद को हम ज़रूर। अच्छा, वैसे ये बात जो आप कर रहे हैं कि जी कि इस वक्त तो तकाजा तो यही बज़ाहिर नज़र आता है कि जी कि जैसे इस वक्त हैं तो अलाइज़ आप कह लें, इत्तेहादी हैं, बेशक वजारतें नहीं हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, फिर आपने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का जिक्र किया, चेयरमैन सेनेट का, गवर्नर 2 सूबों के आपकी जमात के लग चुके हैं।
तो उसमें अगर आप वजारतें भी ले लें, एक तो ये है कि तो उसमें एक तो होगा ये कि हुकूमत ज़्यादा मजबूत होगी, और पाकिस्तान को इस वक्त मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, और पार्टी के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि जी कि कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन आएगा इस पे। देखिए, जो हमारी इस वक्त सबसे बड़ी जो इत्तेहादी जमात है नून लीग है, जी जी, तो माजी में हमारे उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। ठीक है, हमने COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया, मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ, किसी हुआ। हद तक तो फिर हुआ ना। PDM की हुकूमत में हमने पूरी कोशिश की, जैसे कि मैंने बताया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को बड़ा ऊपर लेके गए, मगर उसमें भी हमारे से जो कमिटमेंट हुई थी पूरी नहीं। तो इन्हीं के बारे में वो आपने सुना होगा ना, जरदारी साहब ने कहा था कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो गले पड़ते हैं, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाँव पड़ते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अब वो सूरत हाल ना हो, हम देख के इंशाल्लाह मुल्क कौम के लिए तो हम हाजिर हैं। इसीलिए तो हमने हुकूमत का हिस्सा बने हैं, हम हुकूमत का हिस्सा बने, हम हुकूमत नहीं, हुकूमत प्राइम मिनिस्टर की होती है, वज़रा की होती है। तो जब हमारी गहरी नज़र है ये बजट पेश हो जाए, फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह। अगर ये मेरा ख्याल है, मेरी राय है, मैं आप उस पर एक कमेंट्स कीजिएगा कि अगर बजट से पहले हुकूमत में शामिल हो जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो फिर बजट में अपना इनपुट भी तो दे सकती है ना। आप अपनी स्कीमें दे सकते हैं, आप अपनी उसमें प्रायोरिटी लिस्ट दे सकते हैं, फिर लोगों के 2 सूबों में हुकूमत है आपकी, तो उनको आप वहाँ पे अच्छे तरीके से उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते। देखिए, हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान के गरीब अवाम है। जी जी, हम चाहते हैं जो भी पॉलिसियाँ बने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए बने। अगर इस बजट में ये ऐसी पॉलिसियाँ लाते हैं, हमें शेयर करते हैं, हमारे साथ मुशावरत करते हैं, तो हम ज़रूर सोचेंगे इस बारे में। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाब की जो तंजीम है, आप नायब सदर हैं पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्या आप मुतमईन हैं इस जो जितनी इस वक्त तंजीमें मौजूद हैं उनकी वर्किंग से? और आपने कहा कि जी कि हम अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो क्लीन स्वीप करेंगे, बज़ाहिर ग्राउंड में तो ऐसा नज़र नहीं आता कि जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में हो इस वक्त। उसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आपकी तंजीमें तो खामोश नज़र आती हैं। देखिए, अभी जो जदोजहद हमने की है हुकूमत बदलने के लिए थी, पहले खान साहब को उतारने के लिए थी, फिर हुकूमत बदलने के लिए थी। माजी में हम देख लें डिक्टेटरशिप जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हमने जदोजहद पीपल्स पार्टी करती है, कौन करता है। मगर अभी तो हुकूमत बनी, जुमा 2 दिन हुए हैं, अभी ये हुकूमत चलेगी अल्लाह के फजल करम से, तो फिर ही बंदा अपनी तंजीमों में रिशफल करता है। अभी तो हमारी तंजीमें कंप्लीट है, हर जगह पे कंप्लीट है, 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में। मगर अभी मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अभी तो 5 साल पड़े हैं, अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है ना तो 5 साल बड़ा अरसा होता है। तो तंजीम साजी तो इंशाल्लाह जब हम चाहेंगे बेहतरी के लिए तो हम 1-2 माह में कर लेंगे। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, देखिए तंजीम साजी बेहतरी के लिए ही होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जी कि आपका अवाम तक राब्ता, उन तक रसाई, उनको वापस अपनी तरफ लाना, क्योंकि बहुत से लोग जो पार्टी को छोड़कर चले गए हैं दूसरी जमातों में, और कुछ वो उन जमातों में भी गए जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि मुंतशर हैं और इंतशार का शिकार हैं। तो ये तो बड़ा बेहतर मौका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि अपने लोगों को वापस लाए, लेकिन उसके लिए आपकी तंजीमों को काम करने की ज़रूरत है। बता रहा हूँ, तंजीमें मौजूद हैं मगर तो कुछ वीक हैं। मैं आपकी बात से एग्री, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब एक तरफ, 4 सूबे एक तरफ, फिर भी पंजाब उनसे बड़ा है। हाँ। तो यहाँ पे पिछले 44 साल से जब से भुट्टो साहब को हैंग किया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आई, हाँ, बनने नहीं दी गई। ठीक है ना। तो इतने मुश्किल हालात में हमारी बदकिस्मती कह लें ये कि हमारी जो मरकजी लीडरशिप है उसका ताल्लुक सिंध से है, पंजाब से नहीं है। ठीक है ना। तो पंजाब में वो जिनको नामजद करते हैं, और दूसरा पंजाब में बताया कि 44 साल से हमारी हुकूमत नहीं है, चीफ मिनिस्टर हमारा नहीं है, बिल्कुल तो उसके लिए मुश्किलात तो होती है ना। पार्टी तब फलती फूलती है कि उसकी हुकूमत हो, फिर वो अपने वर्कर्स को अकोमोडेट करते हैं। ठीक है ना, जॉब्स देते हैं। हमने हमेशा जॉब्स दी है, उल्टा हम पे पर्चे होते हैं, जेलें काटनी पड़ती हैं। तो अब चेयरमैन साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने फैसला किया है कि ये जो इलेक्शन अभी गुजरे हैं कि अब हम पंजाब की तरफ तवज्जो देंगे। पंजाब में हमने बिलावल हाउस बनाया है, 2-3 और हाउस बने हैं, वर्करों के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो हम नेक्स्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। कोई इस तरह की एक्टिविटी, कोई प्लान, कोई जिससे आप राब्ता अवाम मुहिम उसको कह लें
कि जिससे आप अपने लोगों को एक तो चार्ज करें, जिससे कोई पता चले कि जनाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिव। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी किस्म की कोई इंतशार की सियासत, मतलब उसमें पार्टियां अपने तौर पे काम करती रहती हैं, अपने लोगों को प्रोग्राम देती हैं, अपने लोगों को वो बताती हैं कि किस तरह से हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। मरकज़ में फ़र्ज़ करें, मैं जैसे पहले आपसे अर्ज़ किया, 2 सूबों में हुकूमत मौजूद है आपकी, मरकज़ में हुकूमत में करीब करीब है। चलें, आप कहते हैं जब आपकी मर्ज़ी होगी आपकी पार्टी की तो कर लेंगे। पंजाब में पिछले अगर हम देखते हैं निगरान दौर में भी जो पीछे हुआ, उससे पहले जब पीडीएम की हुकूमत थी, उससे पहले भी मेरा ख्याल है कि अच्छा इन्फ्लुएंस रहा आपका, चाहे थोड़ी सीटें थी उसके बावजूद भी अच्छा इन्फ्लुएंस रहा। इस वक्त भी पंजाब से अगर पंजाब असम्बली में थोड़ी सीटें हैं, लेकिन आपकी पार्टी की बात तो सुनी जा रही है। आपको अपने लोगों के लिए कोई इस तरह का प्रोग्राम तो देना चाहिए ना। देखिए जी, प्रोग्राम सारे ही पीपल्स पार्टी ने दिए। इस मुल्क को आइन दिया, एटमी टेक्नोलॉजी दी, पासपोर्ट दिया, आईडी कार्ड दिया, शनाख्त स्टील मिल दी, ठीक है। उन्हीं स्टील मिल और दूसरी फैक्ट्रियों में जो मजदूर वहाँ पे जॉब करते हैं, 12.5% का शेयर होल्डर हमने बनाया। जी जी, क्या कुछ नहीं हमने कि एटमी टेक्नोलॉजी मजाइल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी बिल्कुल। मगर हमारी हिस्ट्री देखे ना, पीपल्स पार्टी के साथ जुल्म ज्यादती कितनी हुई है। भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया, मोहतरमा को शहीद कर दिया गया, जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट है 14 साल जेल काट दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो हमें पंजाब में बताया सबसे बड़ा सूबा है, पूरे मुल्क पे असर होता है। तो यहाँ पे एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पाँव नहीं जमाने दिए जाते। हालांकि पीपल्स पार्टी लाहौर में बनी है, पंजाब में बनी है, बिल्कुल ठीक है ना। मगर कुछ कमी कुताइयाँ देखे ना हमारे ज्यादतियाँ, कोड़े, फांसियाँ, मुल्क बदरी, फिर शहीद कर दिया मोहतरमा को, फिर भुट्टो साहब को हैंग कर दिया गया, जरदारी साहब को 14 साल जेल में रखा। तो आप किसी एक घर की मिसाल ले लें कि घर का बाप अगर अपने घर में ना दूसरे मुल्क में हो, 14 साल घर ना है तो बच्चे खराब हो जाते हैं। सही, तो ऐसा ही सूबे में भी ये है कि पार्टी कोई अप डाउन आए हैं, मगर ऐसा नहीं है जो बताया जाता है। जमहूरियत हिस्सा है, खूबसूरती है। एक दफ़ा आप हुकूमत में आते हैं, दूसरी दफ़ा अपोजिशन में, अच्छे काम करेंगे हम, फिर हमें पूरा यकीन है कि हम अच्छे काम करें, दोबारा आएंगे और पंजाब में हमारी हुकूमत बनेगी। यकीनन आप अगर काम करेंगे, आप अच्छा प्रोग्राम देंगे तो यकीनन आपकी हुकूमत बन सकेगी। लेकिन फिर मैं उसी तरफ आऊँगा कि जी कि आपका आने वाले दिनों में क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है। लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पार्टी की पंजाब के अंदर रिवाइवल किस तरह से हो सकती है। क्या आप अपने पास कोई ऐसा प्रोग्राम रखते हैं? ये कोई शक नहीं है इसमें कि पार्टी को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत से हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तक, फिर कारकुनों की शहादतें, फिर कैदें, कोड़े और आसिफ अली जरदारी साहब की कैद भी, सब कुछ इसमें आया और उसी वजह से ये उतार चढ़ाव। लेकिन उसके बावजूद पार्टी को अवाम ने नहीं छोड़ा। आज भी 2 सूबों में अगर हुकूमत है तो अवाम की वजह से है ना। अगर तीसरे सूबे में जहाँ पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर नहीं है हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जी कि कुछ ना कुछ तो क़यादत का रोल भी होगा ना, क्योंकि लोगों से रब्ता छोड़ दिया। क्या मसाइल हुआ और किस तरह से आप उस रब्ते को बहाल करेंगे? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना अवाम को छोड़ा है, ना अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा है। अवाम ने तो नहीं छोड़ा। आपके सामने मिसाल है, इतनी ज्यादती, इतनी रिगिंग जब भी होती है, इलेक्शन होते हैं, मैंने बताया कभी फेयर नहीं हुए, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश की जाती है। सही है। ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये हमने माजी से ज़्यादा सीटें ली हैं। हाँ, हमारी 2 सूबों में गवर्नमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हम तो कोशिशें करते हैं। और आप फान मीडिया देख लें या पाकिस्तानी मीडिया देख लें, जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी नंबर 1 पे रहे हैं, कोई शक नहीं। और जो सबसे मुअस्सर इलेक्शन कैंपेन बिलावल भुट्टो जी, और आप जो पूछ रहे हैं पीपल्स पार्टी क्या करेगी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 10 नकाती फार्मूला एजेंडा दिया है, बहुत अच्छा, हम उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत पंजाब में भी और पूरे पाकिस्तान में भी होगी। आप ये बेफिक्र हो जाएं, अब हम उस पर अमल कराएंगे। पार्टी को इस वक्त नए टैलेंट, नए ब्लड की ज़रूरत है। मैं क्योंकि यूथ का प्रेसिडेंट रहा हूँ, यूथ का एडवाइज़र भी रहा हूँ, तो मैंने नौजवानों के लिए बड़े काम किए हैं। तो चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है, तो अब मैंने उन्हें कहा जी कि पार्टी में अब नए टैलेंट और नए ब्लड की ज़रूरत है, ठीक है। जो लड़के PSF से, यूथ से
पार्टी में आते हैं वो कभी भी पार्टी नहीं छोड़ते, गद्दारी नहीं करते। जो हम बाहर से स्काई लैब आते हैं, मुफाद परस्त आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। सही है, सही है। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह हम नए टैलेंट, नए ब्लड को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करेंगे और वो पंजाब में आके ज़्यादा वक्त गुजारेंगे और जरदारी साहब भी पंजाब में वक्त गुजारेंगे। अब तो प्रेसिडेंट होस हैं हमारा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वर्करों के काम होंगे और हम बड़े साइंटिफिक तरीके से हमने राब्ते शुरू किए हैं। नई तंजीम साजी में नया टैलेंट, हर तंजीम, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब मैं यूथ प्रेसिडेंट था तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि बेटा आने वाली 40-50 साल की हुकूमत हमने नौजवानों के सर पे पंजाब में करनी है। बिल्कुल ठीक। और ठीक। मेरा उनसे फार्मूला तय हुआ था कि जिस जगह डिवीज़न में, डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में, तहसील में अगर पार्टी का प्रेसिडेंट होगा तो जनरल सेक्रेटरी यूथ का होगा और अगर यूथ का प्रेसिडेंट होगा तो जनरल सेक्रेटरी पार्टी होगा, ताकि कम्बिनेशन होगा, मतलब सीनियर होगा, सीनियर तो उस पे बदकिस्मती जैसे मोहतरमा शहीद होगी, फिर क्राइसिस आ गया, आपको पता मुल्क में, तो चलने नहीं गया। मगर हम अब इस पे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस फार्मूले के ऊपर आपकी क़यादत किस हद तक आपसे इत्तेफाक करती है? जो मौजूदा क़यादत है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या आसिफ अली जरदारी हो या बाकी जो आपकी सूबाई क़यादत भी तो है ना, यहाँ पे भी तो लोग बैठे हुए हैं ना, क्या वो इस फार्मूले से इत्तेफाक करते हैं? बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला में बताया कि मोहतरमा शहीद हो गई, इस पर अमल नहीं हो सका, फिर पार्टी क्राइसिस में आ गई, हुकूमत नहीं, जो मेन मैंने बताया ना कि मेन आप समझ लें पूरे पाकिस्तान का सर जो है वो पंजाब है, तो यहाँ पे हमें खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है, एक तंजीम साजी से तो नहीं रोक सकता ना, मगर फिर भी कुछ कुव्वतें, फोर्सेस ऐसी हैं जो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी पंजाब में आए, ठीक है ना। अच्छा। अब हम उनका भी मुकाबला करेंगे और चेयरमैन साहब से बात हुई है, नए टैलेंट ब्लड को वो ज़रूर पार्टी में शामिल करेंगे, ठीक है, उस पर अमल भी करेंगे। मगर मुल्की हालात देखे ना, पिछली जो खान साहब की हुकूमत गई है, सिंपल सी बात है, उन्होंने आपको आने वाले वक्तों में पता चला, अभी नहीं पता चलेगा, जो उन्होंने मुल्क के साथ, मुल्क के नौजवानों के साथ किया है, मुल्क की मैशियत के साथ किया, आप सोच नहीं सकते, ना काबिल तलाफी नुकसान उन्होंने पहुँचाया। अगर मीडिया की वजह से या कुछ और वजूहत की वजह से अभी वो खुल के सामने नहीं आया, तो आप देखेंगे अगर ये चलता रहता है। जो महंगाई की आप बात करते हैं, जब खान साहब आए तो 68 रुपए का लीटर पेट्रोल था, 100 रुपए का डॉलर था, 50 रुपए की चीनी थी, ना इतने कर्जे थे हमने देने थे। इन्होंने इन 3.5 साल में जितने हमने 70 साल में कर्जे लिए, इन्होंने 3.5 साल में ले लिए, और उनका पता ही नहीं, साहब ही नहीं किधर गया। और करप्शन में भी आप चेक कर लेंगे, इतनी इन्होंने करप्शन की है कि माजी के रिकॉर्ड टूट गए। मगर अब पाकिस्तानी अवाम को भी सोचना चाहिए ना कि वो भी फैसले करें, अपने दिमाग, आंखें खुली रखें। मगर वो पाकिस्तान की सियासत और कल्चर ऐसा बन चुका है कि लाई लग गए जी, लकीर के फ़कीर हैं। तो अब अवाम को भी चाहिए, अगर अवाम चाहते हैं कि हम बेहतरी चाहते हैं, तो एक हदीस भी है कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। तो अगर हम खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान ठीक आएंगे ना। तो इसमें एक चीज़ और भी है ना, आपके पास मौका है कि जिस तरह आपने फरमाया कि बिलावल भुट्टो ने 10 नुकाती मंशूर दिया था, इलेक्शन मंशूर था उनका, वो बड़ा ज़बरदस्त और इनकलाबी किस्म का, बिल्कुल जी ऐसे। आपके पास 2 हुकूमतें मौजूद हैं, उसको आप मॉडल बना लें, अगर पार्टी उनको कि जिस सिंध में और बलूचिस्तान में उस 10 नुकाती एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर दें, तो बाकी सूबों के ऊपर भी उसके असर पड़ेंगे। आपकी बात दुरुस्त है अमजद साहब। अब हमारी प्योर हुकूमत नहीं है, मेरी बात सुने, मैंने बताया पंजाब सबसे बड़ा, सिंध में तो आपकी प्योर हुकूमत है ना, ज़्यादा वसाइल अब तो सूबों के पास है। हमारी पार्टी की हुकूमत नहीं है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमारा नहीं है। हमने जो मेन था गरीबों को रिलीफ देने की बात की थी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजदूर की तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी, 300 यूनिट फ्री देने की बात की थी, मगर ऊपर IMF बैठा है, वर्ल्ड बैंक बैठा है, उनकी भी कुछ शर्तें, कंडीशनें हैं। ये तो फुल हमारे पास इख्तियारात हो, 2/3 अक्सरियत हो हमारे पास, तो हम यकीन करें पहले 6 महीने में मुल्क की और अवाम की किस्मत बदल लेंगे। मगर मजबूरियां हैं, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो ने ये बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि हम, जब ये 300 यूनिट की बात हुई तो उन्होंने कहा हम सोलर देंगे, तो क्या सोलर का देने पे तो कोई पाबंदी IMF नहीं लगाता? मैं बता रहा हूँ, अभी तक जो हालात चल रहे हैं, कभी जजेस का मसला, कभी हाई कोर्ट का मसला, कभी महंगाई का मसला, कभी IMF, कभी किश्त का मसला। अभी हुकूमत को आप तो खान साहब को 100 दिन दे रहे थे, फिर 6 महीने हमें भी तो 100 दिन देना। नहीं आप 300 दिन ले, तो उसमें मसला तो नहीं ये है। और दूसरा कोलिशन हुकूमत, हम अकेले नहीं है, काफी पार्टनर बीच में, हर एक की लहदा राय है।
सिंध वाले चाहते हैं हमारा सूबा सही हो, पंजाब वाले चाहते हैं हमारा, और केपी वाले कहते हैं सारा कुछ हमें दे दें, बलोचिस्तान वाले वो भी नज़रअंदाज हो रहे हैं 70 साल वो भी मांगते हैं। तो ज़रदारी साहब ने तो कई दफ़ा जाके वहाँ पे उन्होंने हकूक़ के बलोच दिए हैं। तो अब भी हम इंशाल्लाह हमारी उधर हुकूमत CM साहब आए हैं तो हम कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज तो बलोचिस्तान हो रहा है, जहाँ से सुई गैस निकलती है उनके घरों में सुई गैस है। बिल्कुल तो ये कहना ये पॉलिसियाँ जो बनाते हैं उन्हें अभी हमें टाइम लगेगा, एक पेज पे लाने के लिए टाइम लगेगा। बलोचिस्तान की हुकूमत तो आपकी पार्टी ने ले ली, वज़ीर आला आपका बन के अभी आ गए ना। जी। तो अब मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए अगर आप वहाँ पे अपने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर अगली दफ़ा तो आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वही बताया कि हमने हर हाल में पूरी कोशिश करेंगे अल्लाह के फजल से अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें और बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन के 10 निकात पे इम्प्लीमेंट करवाएं। मगर ये इक़्तिदार फूलों की सज नहीं है जनाब, कांटों की सज है। बिल्कुल जो बाहर देख के नजर कुछ आ, जब आप बीच में आते हैं ना तो फिर आपको पता चलता है। बाहर तो आप क्रिकेट मैच दे रहे हैं, मारा नहीं छिक्का, मारा नहीं चौका, जब जो खेल रहा होता है ना उसे पता चल रहा होता है कि विकेट तेज है, स्लो है, डेड है, क्या है। अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरह से आपने कहा कि बहुत करप्शन पिछले दौर में हुई, इसमें कोई शक नहीं है। डाटा बताता है कि उसमें कोई जो उससे पहले जो अदाद-ओ-शुमार बताए जाते थे उनमें कमी नहीं बल्कि इजाफा हुआ। जो दावे तो ये किए जाते थे कि कम हो गई करप्शन, लेकिन नहीं कम हुई, उसमें इजाफा हुआ। लेकिन उससे पहले एक दौर में आपकी पार्टी के ऊपर बहुत करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन वो साबित आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। जी। आप उसको दिफा भी नहीं कर पाए उस सारे मामले का, क्यों आज तक भी। इन्हीं पाकिस्तान की अदालतों ने, इन्हीं हमारी अदालतों ने तो बरी कर दिया। सुने, बतौर पार्टी देखे ना, एक चीज़ है हमारे मुखालफ जो हुकूमतें थी उनकी मौजूदगी में उनकी हुकूमत और हमारे कायदीन बरी हुए हैं। ठीक है। तो ये इससे बड़ा और एजाज आपके लिए क्या है कि हम दफा अदालतों ने बरी कर दिया ना। मैं तो आपका बतौर पार्टी कह रहा हूँ ना, आपने क्या उनको ये उसके उस प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए तो कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं? हमें जब मैं बता रहा हूँ जब तक पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं आएगी, अवाम की, गरीबों की बात, मजदूरों, किसानों की बात, तलबा की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करते, हमारा मंशूर का हिस्सा है, कोई शक नहीं तो है। जब तक हमें इस जहाँ पे नहीं आने दिया जाएगा तो हम कैसे उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारा फोकस है, इस दफ़ा भी था कि हम पंजाब लेंगे, मगर नहीं हमें वो जी बिल्कुल इक़्तिदार मिला। मगर अब जो हमने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, तंजीम साजी करनी है, और अवाम की बात तो पीपल्स पार्टी करती है, गरीबों की बात पीपल्स पार्टी करती है। इस बात करने के हक़ में हमें पहले 3-4 हुकूमतें पूरी मुद्दत भी नहीं करने दी गई, मगर हम ये बात हक़ की करते रहेंगे, नौकरियाँ देते रहेंगे। इस वक्त जो सेटअप बना हुआ है, चाहे सूबे हों या मरकज़ हो, उसमें नज़र आ रहा है, एक विल नज़र आती है, बज़ाहिर मुझे तो नज़र आती है, आप पता नहीं इस पर इत्फाक़ करते हैं या नहीं, कि जी कि एक तो करप्शन के ख़िलाफ़, स्मगलिंग के ख़िलाफ़, माशी इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ हमें नज़र आता है कि हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। आप इत्फाक़ करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ बेहतरी की तरफ हो रहा है। अभी हालात अल्लाह के फजल बेहतर हैं, 2-3 दफ़ा प्राइसेस कम आई हैं, देखे ना। जो 2-3 माह पहले थी वो नहीं, अब कम आई, कम जरूर नहीं है मगर तेजी से नहीं। मगर आज का डाटा उसमें जो जितनी यूटिलिटीज हैं, खाने पीने वाली अशिया, उन सब की कीमतों में कमी आई है। पहला मसला हमारा, हम अपनी सियासत के लिए, हम मुल्क और कौम को बचाने के लिए हैं, अवाम को हम रिलीफ देना चाहते हैं। तो देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब को हम क्या ही सकते हैं ना, कबीना का हिस्सा नहीं है, मगर फिर इसके बावजूद हम उन्हें कहते हैं, जो गवर्नर हमारे हैं, कि भी अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, महंगाई ख़त्म करें, बेरोज़गारी ख़त्म करें, करप्शन ख़त्म करें, लोड शेडिंग ख़त्म करें। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह हम, जितना मैं बताया ना, माजी की हुकूमतों ने गन डाल दिया है, उसको सही करते हैं, टाइम कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। जी बिल्कुल, जो भी आता है यही कहता है ना, मगर बाहर से कहते हैं ना, जब आप अंदर आते हैं तो खजाना खाली है, पैसे ही नहीं आपके पास। अब जी ये नजकारी करें तो हम तो नजकारी के खिलाफ हैं, हम तो चाहते हैं अवाम के हकूक़। अच्छा, आपने जिक्र किया निजकारी का, बिलावल भुट्टो ने इसकी मुखालफत की, प्योर निजकारी की, उन्होंने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात की, इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। मियाँ साहब, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे निजकारी के हवाले से। बिलावल भुट्टो निजकारी के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से रही है, वो मज़दूर की बात करती है, मेहनत कश की बात करती है, उनको बेरोज़गार करने की बात नहीं करती। वो कहते हैं कि उनका रोज़गार चलते रहना चाहिए। उन्होंने एक तजवीज़ भी पेश की कि पाकिस्तान स्टील सिंध हुकूमत को दे दे, हम चलाते हैं उसको।
इसके ऊपर अभी फैसला क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी इदारों के वाले से भी उन्होंने कहा कि जी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात की है, बड़ा अच्छा मॉडल है, दुनिया के कई ममालिक में ये चल रहा है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जी इनकी अगर हम ये कहें कि ये निजकारी नहीं होनी चाहिए तो वो भी एक चूँकि एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुसलसल बोझ है हमारे ख़जाने के ऊपर, और बहुत सा पैसा वहाँ पे ड्रेन दूसरे लफ्ज़ों में हो रहा है, वो चल भी नहीं रहे और पैसा भी जा रहा है। या तो उनको चलाया जाए ना, उनको मुनाफा बख्श बनाया जाए, उसमें बिलावल भुट्टो का जो विजन है, जो उनकी तजवीज़ है, उसके ऊपर अगर अमल दरामद करके उसको चला लिया जाए तो ये तो बहुत अच्छा उसी तरह से है जिस तरह से हम सिंध में देखते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट जिनके पीछे विजन नज़र आता है बिलावल भुट्टो का, उनकी सोच है, सेहत का अगर शुबा देख लें उसके हवाले से, अगर बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से, और दीगर बहुत सारे शुबों में, तो उस विजन के तहत आपकी पार्टी आप क्या सोच रखते हैं? देखें जी, सिंध की आपने बात की, नजकारी की आपने बात की। नजकारी जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। स्टील मिल हमें दे दें सिंध हुकूमत को, या पीएए दे दें सिंध हुकूमत को। हम नजकारी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर हम चाह रहे हैं कि जो अदारे ठीक होके प्रॉफिटेबल हैं उनको मुनाफा बख्श बनाया जाए, उनको मुनाफा बख्श बनाया जाए। बिल्कुल और जो अवाम पे, मुल्क पे बोझ बने हुए हैं अदारे, सही जिनका आपको नज़र नहीं आ रहा, जिनका इलाज कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उनके बारे में सोचा जा सकता है, बैठ के बात की जा सकती है, पॉलिसी बनाई जा सकती है। मगर ये तो नहीं कि गवर्नमेंट का, रियासत का कोई एसेड ही ना हो, तो ये एसेड है हमारे, ठीक है, और इसमें गरीबों का, मजदूरों का खून भी शामिल है। बिल्कुल सही है, ठीक है। सिंध में हमने अब पाकिस्तान स्टील तो भुट्टो साहब ने लगाया, तो वो इन्हें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो सीरियस सिंसियर हैं, वो चाहते हैं, तो उसका हल हम कर सकते हैं। बिलावल साहब ने दूसरा सिंध में हमने सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, रोड्स पे तवज्जो दी है। थर में रोज़ ये टीवी आपके दिखाते थे, पानी नहीं है वहाँ पे, 200-250 से ज़्यादा फिल्टर प्लांट हमने लगाया। बिल्कुल ठीक है, वो मसला हल किया। पाइपलाइनों के जरिए पानी पहुंचाया, फिर हैंड पंप्स लगाए। उसके बाद सेहत के देखें कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल इस वक्त सिंध में है। बिल्कुल, गंबट की मिसाल दी जाती है, और हमें ये भी फ़ख्र खुशी है कि फ्री इलाज हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल सही है। पूरे मुल्क से, बलोचिस्तान से, पंजाब से, केपी से, कश्मीर, बल्तिस्तान लोग आते हैं वहाँ पे, फ्री इलाज कराते हैं। बिल्कुल ठीक, ये हमने किया। और वहाँ पे सिफारिश भी नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ कि जो मर्जी है हम चैलेंज करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट का मसला हमने किया, ग्रीन बसें या पिंक बसें, या फिर अभी ये जो पिंक बसें चली हैं, तो उसमें हमने, गवर्नमेंट ने फैसला किया कि ख़वातीन के लिए अलहदा बसें चलेंगी और 2 महीने उनसे किराया भी नहीं होगा। बिल्कुल तो देखिए, जहाँ पे हमारा बस चलता है, जहाँ पे हमारे पास इख्तियार आते हैं, हम करते रहते हैं। बिलावल भुट्टो पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, जिसकी प्रेसिडेंट उसकी वालदा रही हैं, तो उनके पास बड़ा विजन है, वो अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। ये अभी चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है, किसी बच्ची को बीमारी थी जी, तो 50 करोड़ से ज़्यादा का इलाज चेयरमैन साहब ने फौरी एक्शन लिया। उसका हमने कहा हम कर, बिल्कुल ठीक है। तो जब आपके पास इक़्तिदार होगा, इख्तियार होगा, तो आप कुछ कर सकेंगे ना। अभी हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, हमारे पास आईनी होते हैं, ठीक है, मगर हम इन्हें सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, इन्हें मशवरा ज़रूर दे रहे हैं। अगर ये हमारी सही बातें मानेंगे तो हम इनके साथ हैं। अगर वो हमारी पॉलिसी, अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ अपनाएंगे या गैरों की बातें मानेंगे, तो फिर हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम जिस तरह, बाकी तो 4 सूबे हैं ना, 3 हैं, तो उनमें तो बताएं ना सेहत का निज़ाम क्या है। तो पंजाब में आ जाएं आप, मैं बात नहीं करना चाहता, मगर अभी मैं परसों गया हूँ जनरल हॉस्पिटल, किसी की खबर लेने गया, यकीन करें वार्ड के अंदर पानी बारिश का खड़ा था, और मैंने खुद इन आँखों से कुत्ते बिल्लियाँ फिर रहे थे। डिस्प्रिन की गोली नहीं है वहाँ पे। तो फिर देखें ना, कंपेयर करें दूसरों से। तो ये सारा कुछ एक हर सूबे का सतह पे तालीम, एजुकेशन और हेल्थ में कहना हर एक को फ्री होनी चाहिए, उनके दरवाजे पे। और भुट्टो शी ने ये किया था, मगर आने वाली अब तालीम को इतना महंगा कर दिया गया, हेल्थ को इतना, सेहत का आम डॉक्टर जो 200-300 लेता है, आप वो 5,000 रुपये उसकी फीस, बिल्कुल खाली देखने की। सही ठीक है। तो ये भी आप सोचें, इस पे भी कंट्रोल करना चाहिए। और जितने आपके पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं सारे तो बाहर चले जाते हैं, उन पे भी पाबंदी होनी चाहिए ना। उन पे कोई एक कंपल्सरी सर्विस जो जिस तरह से होता है कि अगर आपने MBBS यहाँ से किया तो कम से कम 4 साल 5 साल के लिए पाकिस्तान के अंदर अमल नहीं हो रहा ना। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पर सख्ती से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि मुझे कि जैसे आपने अभी जिक्र किया सिंध के हवाले से,
सारा बहुत अच्छा ज़बरदस्त इसमें प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे चल रहे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वो उन प्रोजेक्ट्स को, उन कामयाबियों को दूसरे सूबों के अंदर आवाम तक पहुँचाने के लिए आप को उस तरह से मौसर किस्म की कैंपेन्स नहीं नज़र आती हैं, उस तरह का मौसर इंफॉर्मेशन जिसको आप कह सकते हैं लोगों तक पहुंचाना हमें कोई नज़र नहीं आता। इसकी वजूहत क्या है? क्या कोई हुकूमत की पॉलिसी है नहीं कि उन काम को, उस काम को वहाँ तक बस रखा जाए? देखिए, पंजाब में हमारी जो कलेक्शन मरकज़ में हुकूमत है, हाँ। पंजाब में उनकी हुकूमत है। हाँ ठीक है। अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कहते हैं जी इंटरफेरेंस कर रहे हैं। नहीं, आप ना इंटरफेयर करें, अपने काम को अपने बताना तो लोगों को बताना चाहिए ना। अवाम जो पंजाब की अवाम है, सिंध की हमारी अवाम है ना, पाकिस्तान की अवाम है ना, पाकिस्तान सिटीज़न है, तो हमने तो तमाम गरीबों की, मजदूरों की, महकूमों की बात करनी है। पीपल्स पार्टी ये बात करती है और इस बात के करने के हक से कोई हमें महरूम नहीं कर सकता। तो अब मैंने बताया कि अभी चंद दिन हुए हुकूमत बनी है, हमें मौका दें, हम पंजाब में हंगामी बुनियादों पे इंशाल्लाह काम करेंगे और पंजाब को भी सिंध की सतह पे लेके। अच्छा, मैं चूँकि आप पहले भी 2-3 दफ़ा ये बात सवाल मैं आपसे कर चुका हूँ, मैं फिर एक थोड़ा सा मुख्तलिफ इस हवाले से कि चूँकि आप पंजाब के नायब सदर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला अहदेदारों में शुमार होता है आपकी, तो उसमें एक तो जैसे आपने कहा कि अपनी तंजीमें हम बना रहे हैं और उसमें एक आपने बड़ा अच्छा फार्मूला दिया कि उसमें नए और पुराने लोगों को मिला के एक कम्बिनेशन बनाया जाए। इसी तरह से जो बाकी बहुत सारी तंजीमें, जो पीपल्स पार्टी का एक बेस कैंप, दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए, एक स्ट्रेंथ पीपल्स पार्टी की कहना चाहिए, वो है मेहनत कश तबका, वो मज़दूर हैं, वो मज़दूर हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो लेबर क्लास जिसको हम कह सकते हैं कि जो निचला तबका, उनके अंदर भी हर जगह पे पार्टी की तंजीमें होती थीं और अब भी यकीनन होंगी, उनको भी फाल कर रहे हैं कोई? जी देखें, लेबर पॉलिसी, हमें पीपल्स पार्टी को ये एजाज़ हासिल है, लेबर पॉलिसी हमने दी थी, यूथ पॉलिसी हमने दी थी, मगर बात वहीं पे पंजाब पे आके रुक जाती है कि सबसे बड़ा सूबा है, जब तक यहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे पूरे मुल्क में हालात ठीक नहीं हो सकते। और उनको ठीक करने के लिए पंजाब में पीपल्स पार्टी का हुकूमत में आना, प्योर चीफ मिनिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कोशिशें हम कर रहे हैं, माजी में भी करते रहे हैं, अब भी हम करते रहे हैं, मगर अब जैसे आपने तंजीम साजी की बात की, अब ये जो काफ़ी हमारे अहदेदार, 2 गवर्नर लगे हैं, प्रेसिडेंट लगे हैं, सेनेट के चेयरमैन, उनकी सीटें भी खाली हुई हैं पार्टी में, उनकी सीटें भी हमने फिल करनी है। और यहाँ पे जो कुछ लोग आगे पीछे हुए हैं पंजाब में, उनकी सीटें भी हमने फुल करनी है। अल्लाह के फजल से अब आपको एक नया सेटअप और नए जोश और जज्बे के साथ पीपल्स पार्टी काम करती नज़र आएगी। ये आपका विजन बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा दुरुस्त है, जिस तरह से आपने कहा कि यूथ को आप आगे ला रहे हैं। आप ख़ुद भी नौजवानों के क्योंकि मिनिस्ट्री रही आपके पास, उसमें भी आपने बहुत सी पॉलिसीज़ दी। तो आप इस वक्त जो आज के मौजूदा हालात हैं उसमें क्या तजवीज़ क्या करते हैं? जो भी हुकूमत है उसमें आपकी कोलिशन है, जितनी भी है, नहीं है, सूबों के अंदर क्या पॉलिसी होनी चाहिए नौजवानों के हवाले से? हुकूमतों को क्या करना चाहिए? देखें, जब पिछली हुकूमत थी हमारी, जिसमें मैं मिनिस्ट्री भी थी मेरे पास यूथ की, तो मैं समझता हूँ एक 18वीं तरमीम के तहत बेशुमार मिनिस्ट्रियाँ सूबों को गई थी। मेरी ज़ाती राय है कि यूथ को सूबों को नहीं देना चाहिए था, यूथ को सेंटर में रहना चाहिए था। अच्छा। ताकि नौजवानों को एहसास होता कि हम इकट्ठे हैं। जब यूथ जो भी पॉलिसी नौजवानों के लिए है, पूरे मुल्क के लिए सेंट्रल पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं यूथ मिनिस्ट्री में था तो हमने इंटर्नशिप के लिए 4.3 बिलियन रुपये DC और AC के ज़रिए जिन्होंने मास्टर्स किया था, बेरोज़गार थे, उन्हें तकसीम किए। तरीक़ाकार क्या था कि हमने उन्हें इंटर्नशिप दी और 10,000 रुपया महीना गवर्नमेंट मिनिस्ट्री उन्हें पॉकेट मनी देती थी। और उनकी और मर्जी, आज से ये 10-12 साल पहले की बात है। और वो नौजवान जिस भी अदारे में चाहते थे इंटर्नशिप करना, हमने वहाँ उन्हें जॉब्स लेके दी। जब उन्होंने इंटर्नशिप की तो आगे उन्होंने बड़े बड़े हाई 4-4, 5-5 लाख पे जाके नौकरियां की। हमने तो ये काम किया, मगर वो 18वीं तरमीम के आने से ये सारे मामला रुक गए। 18वीं तरमीम भी तो आपने खुद ही लाए ना, मगर हमने तो बेहतरी के लिए की थी ना। तो मेरा जो ज़ाती ख्याल था कि उस वक्त हमें यूथ को सेंटर में रखना चाहिए था। सही।
अब सूबों में आ गई है तो सूबों के इतने मसाइल हैं, सूबों को तो अपना फंड ही नहीं मिलते, उनको जो तरक्याती फंड है वो मरकज़ से शिकायत रहती है, कभी पानी की शिकायत है, कभी फंड की शिकायत है, तो ये एक और उन पर बोझ पड़ गया। तो यूथ को सेंटर में होना चाहिए था, क्योंकि दुनिया में जितनी भी तरीके चली हैं, इनकलाब आए हैं नौजवानों के जरिए, ठीक। और पाकिस्तान देखे खुशकिस्मत है पाकिस्तान, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री चलाई है कि यूथ आबादी के तनासब लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की 51%, 52% ज़्यादा चलेगी। और आप इंडिया 1.5 अरब से ज़्यादा है, चाइना 1.25 अरब के करीब है, वहाँ भी इतनी यूथ नहीं है, वहाँ भी बूढ़े। और पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई हमारे 2013 की हुकूमत के बाद कि जो नौजवानों को प्रमोट कर सकते। बिल्कुल यहाँ पे मेरी कोशिश थी जब मैं यूथ मिनिस्ट्री में था कि मैंने नौजवानों को कहा जी आप पार्क में आए, हमारे पार्क वीरान है, हमारे जिम वीरान है, कोई नौजवान कायद-ए-आज़म नहीं बनना चाह रहा, कोई नौजवान बेनज़ीर नहीं बनना चाह रहा, कोई ख़वातून फातिमा भुट्टो नहीं बनना चाह रही, ठीक है ना, और कोई नौजवान स्पोर्ट्समैन जवेद मियांदाद नहीं बनना चाह रहा, ठीक है, तो कोई डॉक्टर कदीर नहीं बनना चाह रहा, कोई अब्दुल सत्तार इदी नहीं बनना। जिम खाली हैं, पार्क खाली हैं, नौजवान क्या ये जो मोबाइल है, लैपटॉप, इसने सत्यानाश कर दिया। नौजवान आजकल जो बड़ा मुझे फ़िक्र है, क्योंकि मैं उनका प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो वो सारा दिन कमरे में लेटे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, वहीं पे देखते हैं जो भी करना है, फिर लेटे हैं, वहीं पे बर्गर मंगा लिया ऑनलाइन, खा लिया, फिर वहीं कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। सही। तो ये नौजवानों की भी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये मैं ना आपसे आप ज़रा बताइएगा कि नौजवानों को इस वक्त हुकूमत को किस तरह की, किस किस्म की पॉलिसीज़ देनी चाहिए ताकि नौजवान कमरों से बाहर निकल के मैदान में आएँ, और आने वाले वक्त में जो इस वक्त जो हमारे सामने जो चैलेंज है बहुत बड़ा, आने वाले वक्तों में एक आईटी का दौर है, उसमें क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इसके ऊपर आपसे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, वक्फे पर जाने से पहले नौजवानों के हवाले से आपने बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बातें की और आपने बताया कि नौजवानों को मसाइल क्या हैं, उनको किस तरह से करना चाहिए। और मैं ये आपसे सवाल मेरा ये है कि हुकूमत को, इस वक्त की हुकूमत को, चाहे सूबाई हैं चाहे वो मरकज़ी हैं, सब कुछ मिल के करना चाहिए ना। तो नौजवानों को कमरों से निकालने के लिए, नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, नौजवानों को आज के दौर से हम आहंग करने के लिए जो कि आईटी का दौर है, हुकूमत को क्या पॉलिसीज़ देनी चाहिए? देखिए, ये हुकूमत को सबसे पहले मैं समझता हूँ यूथ पॉलिसी को रिवर्स करना चाहिए, रिवाइज़ करना चाहिए, ठीक है। और नौजवानों को पाकिस्तान में बताया कि यूथ सबसे ज़्यादा है, तो जब हमने अपनी गवर्नमेंट में कैलकुलेशन की थी, हर साल 10 लाख स्टूडेंट पढ़ के फारिग होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट सेक्टर पूरा जोर लगा लेना 80-90 हज़ार या 1 लाख जॉब्स देते हैं, उससे आगे नहीं जाते। हर साल 9 लाख नौजवान बेरोज़गार हुए। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे उनके लिए नौकरियों का बंदोबस्त करें। बाहर ना जाए, इतनी नौकरियां कहाँ से लाएगी? ला सकती हैं बेशुमार। प्लानिंग की ना, पॉलिसी देंगे तो सब कुछ आ जाएगा। नौजवानों को जैसे कि हमने यूथ किया था प्रोग्राम, लोन दिए थे नौजवानों को 2 लाख के 5, उस पर वो नौजवानों को जो छोटा अपना कारोबार करें, गारंटी उन्हें दें। फिर उन्हें स्पोर्ट्स टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, कोई शक नहीं, स्पोर्ट्स में उन्हें सहूलतें दें, हेल्थ की सहूलतें दें, एजुकेशन की सहूलतें। एजुकेशन आपने इतनी महंगी कर दी है कि आम यूनिवर्सिटी में आजकल नौजवान बेशुमार मुश्किल है, वो यहाँ से रह जाते हैं। फैमिली के लिए तो बहुत मुश्किल है अपने बच्चों को किसी नौजवानों के लिए लोन दें, उन्हें एजुकेशन का इंतज़ाम करें और तालीम सस्ती और आम करें, ठीक है ना। जो भट्टो साहब ने नेशनलाइज किया था इसलिए किया था। हमारे दौर में हम 10 पैसे दे के ट्रांसपोर्ट पे किराया जाते थे, 12 ने फीस होती थी स्कूल यूनिवर्सिटी की। बिल्कुल। अब तो इतनी महंगी, आपकी पहुंच से बड़ी ज़्यादा लाखों में है, एक सेमेस्टर की कहीं की लाख फीस है जी। ऐसे ही इसको भी कम किया जाए। जो पढ़ने वाले हैं कम से कम स्टूडेंट के लिए तो करें ना, कि चलें स्टूडेंट को किराया हाफ करें, स्टूडेंट को एजुकेशन फ्री करें। फ्री नहीं कर सकते 25% करें, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए करें, स्कॉलरशिप दें, उन्हें बाहर भेजें और उन्हें फिर स्पोर्ट्स में मौका दें, आए मुल्क का नाम रोशन करें। हमारी हॉकी दुनिया ने हमसे सीखी, हम हॉकी में तबाह बर्बाद हो गए। आजकल तो बड़ी कामयाबी हॉकी को कोशिश हो रही है, हमने देखे वहाँ भी एक हमने हमारी सिंध की हैं खातून शैला रजा, उन्हें हमने हॉकी का बनाया, मगर दूसरों ने एक और को बना दी। तो ये भी यहाँ मिला होती है। तो जो बेहतरी काम करना चाहिए, कोई भी करना चाहिए आके ना, कम से कम नौजवानों को खड़ा करें, नौजवानों को ये मोटिवेट करें, नौजवानों को क्लासें दें, नौजवानों को आप पब्लिसिटी के ज़रिए उन्हें
अखबार कायल के करें, टीवी के किस तरह कायल से, करें, बिल्कुल उन्हें ठीक है, बताएं कि उनका इख्तियार क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नौजवान इस मुल्क की तकदीर अच्छा, बदल देंगे। अभी एक पार्टी आई थी, उसने तो नौजवानों को किसी और इस्तेमाल तरफ ही किया, लगा दिया। उसने नौजवानों को इस्तेमाल किया, बल्कि नौजवानों को गलत रास्ते पे लगा दिया, गाली गलौज पे लगा दिया। हाँ, और उसी गाली गलौज और उसी के नतीजे में फिर 9 मई होता है। मैं बता रहा हूँ 9 मई होता है। फिर मैंने शुरू में आपको बताया था कि इन्होंने इतना डैमेज किया पाकिस्तान के हर गले, मेरी बात सुने, हर स्कूल में, हर ऑफिस में, हर घर में डिवीजन पैदा कर दिया। 4 बहन भाई हैं, माँ बाप 2 एक तरफ हैं, 2, ये इन्होंने किया। हर अदारे में चले जाए, बड़े बड़े अदारों में इन्होंने डिवीजन पैदा कर दिया कि यानी कि ज़िंदगी मौत का सवाल पैदा कर दिया है। ये सही नहीं है। ये मैंने बताया कि आने वाले 20-25 साल लगेंगे हमें इन्हें सही करते, दुरुस्त करते हुए। गाली गलौज तो वैसे बुरी बात है। वैसे आप 9 मई को जो हादसा हुआ, जो सानहा हुआ बोल के ये कहना चाहिए जी, कि उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये इन्होंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, किसी ने इन्हें कहा नहीं था। इन्होंने खुद ही फैसला किया है, इनके बानी ने, इनकी पार्टी ने। पीपल्स पार्टी, भट्टो साहब को फांसी लगाई गई, बेनज़ीर को शहीद किया गया, बिल्कुल सही। ज़रदारी साहब को 14 साल जेल हुई। हाँ। हमने कभी फौजी तनसीबात पे हमला नहीं किया, और पाकिस्तान के खिलाफ बात तक नहीं बात हुई। ठीक है। नून लीग के साथ भी ऐसा हुआ। हाँ। जो भी है, हम उन्होंने भी कभी फौजी तनसीबात पे हमले नहीं की। हाँ। तो ये देखिए, इन्होंने तो कोई अगर इन्हें सजा मिली है, कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी को कोड़े, फांसियाँ, मुल्क बदर, उनके बानी को हैंग कर दिया, उनकी प्राइम मिनिस्टर को लाइव मर्डर कर दिया गया, उनके 2 भाइयों को मर्डर कर दिया गया, उनकी माँ को मार दिया गया, उनके इस वक्त जो प्रेसिडेंट 14 साल जेल में रखा। इसके बावजूद भी हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, हमने अपने फौज का एहतराम किया, ठीक है। मगर इन्होंने मतलब वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि जी कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया तो उन्हें ठीक है, फिर हम नहीं किया, जिन्होंने किया कानून के मुताबिक फेस करें अदालतों को। अगर कुछ नहीं किया तो सामने आए ना। अभी भी उनके बेशुमार जो मेन बंदे हैं जिन्होंने किया, स्क्रीन से ओडा भागे हुए हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। अगर किया तो भागे हुए हैं ना। जी जी। नहीं किया तो आगे अदालतें उनकी अपनी हैं, बड़ी उन्हें फेवर देती हैं, आप क्लियर हो। क्यों नहीं अदालतें उन्हें क्लियर करती? इसलिए कि मुजरिम है, उन्होंने तो अदालतें फैसले भी तो नहीं सुना रही ना, अभी तक साल हो गए इस मामले को। वही मैं कह रहा हूँ। तो उन्हें जितनी बेहतरीन हुकूमत खान साहब को मिली थी प्लेट में रख के, हर अदारा, हर चीज़ उनकी फेवर में थी, मगर वो डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन जिन्होंने जहाँ से प्लेट में रख के मिली थी उनको, उन्हीं के खिलाफ वो खड़े हो गए। मैं मुझे भी बता रहा हूँ कि वो उन्हें डिलीवर नहीं कर सके, उन्हें इज्जत रास नहीं आई, उन्होंने उसी थाली में शेक दिया जिसमें वो खाते थे। तो फिर ऐसा तो करना पड़ेगा ना। क्या करना चाहिए वैसे इस सारे मामले को जो ये हुआ, क्योंकि एक हमारे सामने एक इवेंट है ना, एक वाक़या हुआ, एक सानहा हुआ, उसके ऊपर किस तरह से इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं? क्या होना क्या चाहिए? देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की बात की है। जब खान साहब की हुकूमत बनी थी, पहला आप असम्बली का इजलास हुआ था, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की तकरीर सुन लें, दूरअंदेशी देखें। उन्होंने उस वक्त कहा कि खान साहब को हमें गिराने की ज़रूरत नहीं, या खुद ही गिरेंगे अपने वजन से। तो वो गिर गए। हाँ। फिर अब ये जो हुकूमत बनी है, ज़रदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑफ़र कराई पीटीआई को, अगर आपके पास मैंडेट है, आए हुकूमत बने, हम आपका साथ देते हैं। और इससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी क्या कर सकते? फिर हमने कई दफ़ा मुफाहमत की कोशिश की, मगर अब वो कहते हैं जी हम पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से बात नहीं करेंगे, तो इन्हीं की तो हुकूमत है। तो फिर वो किससे बात करेंगे? जी हम फ़ौज से बात करेंगे। एक तरफ फ़ौज को मीर जाफ़र कहते हैं और जानवर कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं। और अब देखे ना, इनकी अकल देखे, कोशिशें भी बिल्कुल ठीक है। अब उनके मिनिस्टर अहम जिम्मेदार बंदे करें हम फौज से बात करेंगे, तो फिर कर लें फौज से बात। तो फौज तो फिर 9 मई का तो उनसे हिसाब लेगी ना। हमने तो कुछ ही नहीं किया। तो हिसाब लेना नहीं चाहिए वैसे? लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए सर? आप फुटी मौजूद है, एक तो होता है ना। अगर देखें ना, मामला ये है कि क्या अगर इस तरह के वाक़े में मुलव्वस लोगों का एहतसाब नहीं किया जाता तो ये आने वाले वक्त में कोई रास्ता नहीं खोल देगा कोई? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ हौसला अफजाई लोगों की हो सकती है। आप जो आला क़यादतें हैं, जो आला मुल्क की भाग दौड़ चलाते हैं, उनके कई दफ़ा बयान हैं। कल भी था कि जी आप चाहते हैं कि एक और 9 मई का वाक़या रूनुमा हो। उन्हें कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें शक है कि दोबारा फिर 9 मई का वाक़या, जैसा वाक़या रूनुमा हो सकता है। तो हमने तो ऑफ़र कराई है। हमने तो हमेशा कहा जी सियासी लोग हैं, सियासी आए, वो कह रही है हमने सियासी पार्टी से बात ही नहीं करनी।
तो ये फिर हम क्या कर सकते हैं? यानी ये जो माफ़ी शफ़ी वाली बात हो रही है, दरमियान में मुज़ाकरात की बात होती है, तो इसका मतलब तो यही है कि इस सारे मामले को आप सिंपल सा देखें, जो अदारे हैं, जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने क्या कहा? कल भी ISPR की प्रेस उन्होंने कही आए माफ़ी मांगे, वो माफ़ी मांगने को तो नहीं माफ़ी किया। किससे मांगनी है? जिससे भी मांगनी है, उन्हें भी पता है किससे मांगनी है। नहीं तो देखिए, क्या माफ़ी मांगने से ये कौन से मामला माफी? खत्म हो जाता है? नहीं, देखो, कौन से ही माफ़ी मांग कौन लें, से- चलें कौन से एक माफ़ी बंदा मांग अपनी लें? गलती तस्लीम ही नहीं कर रहा, हाँ। तो फिर आप उसे कैसे सुधारेंगे? ठीक है, हद दर्द है ना। यानी आप ये कहते हैं कि जी अगर वो माफ़ी मांग लें तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। कर देना चाहिए, या कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए, या उन्हें छोड़ देना चाहिए। मगर ये नहीं कि अब वो कह रही है अब ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, अब हुकूमत नहीं चलने देंगे। ये जो इनका एक चीफ मिनिस्टर बन गया, शक्ल से वो बदमाश लगता है, तो उसने क्या कहा, हम 9 मई को जश्न मनाएंगे। सर, एक आपने गलती की है, एक आपने डाका डाला तो है। आप कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, वो माफ़ी मांग ले तो चलो, माफ़ सर कर दें, देखिए, वो दूसरी आगे तरफ देख, जैसे- हाँ। आपने हुकूमत भी तो चलानी, कारोबार भी तो करना है ना, मुल्क को ऊपर भी तो लाना है, कर्ज भी तो उतार दे ना। तो माफ़ करने से अगर वो सुधरते हैं, माफ़ी का ये मतलब नहीं कि माफ़ी दे दे तो बाहर आंदे हो जेलों फिर डंडे सोटे चुकना ना। माफ़ी का मतलब माफ़ी होना चाहिए। यानी आपका मतलब ये है कि अगर वो तौबा करते हैं, बिल्कुल तौबा का दरवाज़ा तो खुला बिल्कुल होता है खुला है। ना, तौबा करते हैं तो फिर उनको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन तौबा का मतलब ये होता है कि आप दुरुस्त रास्ते पर दुरुस्त, आए। मगर बाहर ठीक है आके ना? अगर आपने यही करना है, अपने मुफाद के लिए माफ़ी मांगनी, बाहर आके आपने फिर वो दंगा फसाद करना, तो फिर इसकी हुकूमत भी और आम शहर भी इजाज़त नहीं देंगे आप। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपके साथ हर मौजू के ऊपर बड़ी तफसील से बात हुई। हमारे नाजरीन ने भी यकीनन इससे बहुत कुछ हासिल किया होगा। तो नाजरीन, आपने मियाँ अयूब साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने पार्टी पॉलिसी भी बयान की, पार्टी का मंशूर भी, पार्टी के आइंदा का लाहे अमल भी आपने उनकी ज़बानी सुना। फ़ैसला आपने करना है कि कौन सी पार्टी क्या कर सकती है, क्या कर रही है, और दुरुस्त फ़ैसला यकीनन आप ही करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।